नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे विनिमय नियंत्रण का, एक्सचेंज कंट्रोल का। जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से हम समझ पा रहे हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज की जब बात की जाती है, विदेशी विनिमय की बात की जाती है, तो जब विश्व युद्ध हुए जिनसे अर्थव्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई, तो जो इंटरनेशनल मार्केट था विदेशी मुद्राओं के लेन देन का, उन पे कुछ नियंत्रण लगाए गए और कुछ नहीं, उन नियंत्रणों का खुलकर उपयोग किया गया, क्योंकि जो राष्ट्र स्टेबल थे उन्होंने इन चीज़ों का खुलकर प्रयोग किया ताकि उनकी जो विदेशी मुद्रा है उनके पास भंडार है वो सुरक्षित रहें और उनकी मुद्रा अच्छा प्रदर्शन करे। विनिमय नियंत्रण का अगर हम साधारण अर्थ समझने का प्रयास करें तो ये एक तरह से विदेशी मुद्रा का जो बाजार होता है उसमें जब सरकारी हस्तक्षेप किया जाता है एक तरह से, या हम कहें कि नियंत्रण लगाए जाते हैं, तो उसको बोला जाएगा विनिमय नियंत्रण। यानी कि मौद्रिक अधिकारी जब कोई हस्तक्षेप करता है जिससे जो विनिमय दरें होती है वो प्रभावित होती हैं, तो इसको विनिमय नियंत्रण या एक्सचेंज कंट्रोल बोला जाएगा। ये एक्सचेंज कंट्रोल हम विदेशी मुद्रा या के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं, हम इसको फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल भी बोल सकते हैं। सर्वप्रथम ये जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये चीज़ जर्मनी के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि युद्ध के दौरान जब उनकी जो मुद्रा थी उसकी विनिमय दर गिर चुकी थी, तो उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा इन नियंत्रणों का सहारा लिया गया था। विनिमय नियंत्रण एक तरह से सरकारी हस्तक्षेप है जो कि विदेशी विनिमय बाजार में आर्थिक शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देता है। यानी साधारण रूप से क्या होता है कि सभी अपनी मुद्राओं को स्वतंत्र छोड़ देते हैं मार्केट के अंदर, और मांग और पूर्ति की सामान्य शक्तियों के द्वारा उनका रेट का निर्धारण होता है। लेकिन जब ऐसे सरकारी हस्तक्षेप जो क्या करता है, विनिमय बाजार में जो आर्थिक शक्तियां उनको स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? विनिमय नियंत्रण बोला जाएगा। आज हम अध्ययन करेंगे विनिमय नियंत्रण का। यानी कि विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के संतुलन के उद्देश्य से किए गए जो उपाय हैं वो क्या कहलाते हैं? विनिमय नियंत्रण कहलाते हैं। यानी एक मौद्रिक अधिकारी जो ऐसे उपाय या ऐसे हस्तक्षेप या ऐसा कंट्रोल करता है जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के संतुलन स्थापना के उद्देश्य से जानबूझकर किए जाते हैं। साधारण रूप से क्या होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के सामंजस्य से निर्धारण होता है, लेकिन ऐसे उपाय या ऐसे हस्तक्षेप जानबूझ के किए जाते हैं जिससे इनमें संतुलन स्थापित होता है। तो हम इसकी विशेषताओं के रूप में क्या कह सकते हैं कि जो विदेशी विनिमय नियंत्रण है एक तरह से सरकारी हस्तक्षेप होता है या केंद्र सरकार के पास इसका अधिकार होता है। सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? प्राप्तियों का अधिकार सरकार के पास, भुगतान का अधिकार सरकार के पास, वो अपने हिसाब से करती है। एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं उसके लिए इसको किया जाता है। एक तरह से एक बॉडी का पूरा एक अधिकार हो जाता है। देश के जो आयात निर्यात होते हैं उन पे पूरा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। तो ये सारी चीजें विदेशी विनिमय नियंत्रण कहलाती है। अब एक चीज आती है जैसे कि सरकारी हस्तक्षेप ही बोल दिया जाए विनिमय नियंत्रण को, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप और विनिमय नियंत्रण में अंतर होता है। सरकारी हस्तक्षेप एक तरह से सिर्फ गवर्नमेंट जो इक्विपमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट और ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पे कंट्रोल किया जाता है, जबकि विनिमय नियंत्रण के अंदर निजी और सरकारी दोनों जो एक्सचेंज हो रहे हैं हमारे उन पे कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं विनिमय नियंत्रण के उद्देश्यों की। इनके उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य इसका है विनिमय दरों में स्थिरता प्रदान करने के लिए, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारी विदेशी मुद्रा की जो विनिमय दर है हमारी मुद्रा की, उसकी तुलना में उसको स्टेबिलिटी प्रदान की जाए। क्यों? क्योंकि अगर उसको स्वतंत्र छोड़ा जाएगा तो सट्टेबाजी की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, अनिश्चितता होगी। तो इसके लिए क्या होता है, इस अव्यवस्था को कम करके और विनिमय दर में स्थिरता लाने के लिए विनिमय नियंत्रण का सहारा लिया जाता है। दूसरा इसका उद्देश्य है कंट्रोल ऑन कैपिटल आउटफ्लो, पूंजी के बहिर्गमन पर रोक। यानी जब किन्हीं कारणों से देश की पूंजी
दूसरे देशों की ओर जाने लगती है। तो सरकार पूंजी के जो आउटफ्लो है उसको रोकने के लिए विदेशी मुद्रा के विक्रय पर प्रतिबंध लगाकर उसे बाहर जाने से रोकती है। या हम कहें कि राजनीतिक या आर्थिक हितों की दृष्टि से अपनी पूंजी को अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रांजैक्शंस है उन पे कंट्रोल करने के लिए ये नियंत्रण नीति अपनाई जाती है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव जो है वह भुगतान असंतुलन को ठीक करना, करेक्शन इन इनबैलेंस ऑन पेमेंट। सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने से व्यापार असंतुलन क्या होता है, दूर होता है। तो जब भुगतान असंतुलन को दूर करना है तो वो क्या करेंगे, आयात पे प्रतिबंध लगाएंगे, निर्यात पे कुछ छूट वगैरह देंगे। अगर आयात को सीमित कर दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से जो व्यापार संतुलन होता है वो पक्ष में होने की प्रवृत्ति होने लग जाती है। और इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा कि अति आवश्यक उपयोग को ही महत्व दिया जाता है। साधारण कार्य के लिए विदेशी मुद्रा के यूज करने की परमिशन नहीं होती है, जिससे विदेशी मुद्रा के जो असंतुलन की स्थिति होती है वो दूर होती है और इससे भुगतान संतुलन ठीक होता है या बैलेंस होता है पेमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट आपका इसका ऑब्जेक्टिव है संरक्षण नीति को सफल करना, सक्सेस ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। जब कोई देश अपने उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो उसे विनिमय नियंत्रण का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो क्या करेगा कि विनिमय दर को वो नीचा रखने का प्रयत्न करता है ताकि जो आयात हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाता है, ताकि वो हमारे लिए क्या हो जाए, महंगे साबित हो, लोग उनको कम परचेज करेंगे। तो जब संरक्षण नीति अपनानी होती है, हमारे उद्योग धंधों को सुदृढ़ करना होता है, तो हम क्या करते हैं, विनिमय नियंत्रण का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्यापारिक भेदभाव हेतु। जब आपको किसी देश के साथ उसके जो ट्रांजेक्शन है उसमें कुछ भेदभाव करना है तो आप क्या करेंगे, विनिमय नियंत्रण का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है वस्तु निषेध के लिए, किसी चीज़ को आपको प्रोहिबिट करना है तो आप इसका सहारा लेते हैं। जैसे कि कुछ बाहर से मालूम नशीली वस्तुएं आ रही है, विलासिता की वस्तुएं आ रही है, ज़्यादा आयात हो रही हैं, अब हमें उन पे रोक लगानी है तो हम किसका सहारा लेते हैं, विनिमय नियंत्रण का सहारा लेते हैं। यानी सरकार क्या करती है कि विदेशी मुद्रा साधारण यूज़ के लिए उसको बंद कर देती है, आयात पर प्रतिबंध लगा देती है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके विनिमय नियंत्रण के लिए। हमें किसी वस्तु को निषेध करना है हमारे देश में आने से तो हमें विनिमय नियंत्रण का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सरकारी आय और विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी होती है तो हम किसका सहारा लेते हैं, विनिमय नियंत्रण का सहारा लेते हैं। यानी गवर्नमेंट की इनकम बढ़नी है तो जब हमें सप्लाई बढ़ानी होती है फॉरेन मनी की, जैसे कि वार की कंडीशंस हो गई या आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो इस अभाव के संकट को दूर करने के लिए हम विनिमय नियंत्रण को यूज़ करते हैं। और हम क्या करते हैं कि आवश्यक आयातों के मूल्य को चुकाने के लिए निर्यात आदि के रखने का प्रयास किया जाता है। आयातों की ज़्यादा निगरानी की जाती है, उन पर कंट्रोल लगाया जाता है, निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा और सरकारी आय की प्राप्ति होती है। और ये किसके द्वारा संभव है, विनिमय नियंत्रण के द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट आपका आता है इसका ऑब्जेक्टिव आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए, फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे चल रहे हैं मान लो, या भुगतान असंतुलन चल रहा है, या विदेशी मुद्रा के भंडार हमारे पास नहीं है, तो अगर हमें इन्हें बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे। साधारण रूप से अगर हम सब कुछ खुला छोड़ के रखेंगे तो हम जिस साइड हमारा ट्रेड चल रहा है उसी साइड जाएगा। लेकिन जब हमने विनिमय नियंत्रण का सहारा ले लिया है तो हमें इनसे मुक्ति मिलती है। अनिवार्य आयातों की नियमितता के लिए, जो आपके ऊपर के पॉइंट में आपको डिटेल से बता दिया गया कि उन पर कंट्रोल किया जाता है। विदेशी ऋण के भुगतान या वसूली के लिए, इन कार्यों के लिए भी विनिमय नियंत्रण आपको लगाना पड़ता है। हमें कुछ अमाउंट से पेड करनी है तो हम विदेशी मुद्रा को प्रोहिबिट कर देते हैं अदर यूजेस के लिए। और नेक्स्ट है आपका इसके अंदर देशों के साथ करेंसी स्टेबिलिटी के लिए, यानी जो अदर कंट्रीज है उनके साथ रखने के लिए। अगर हम ओपन छोड़ेंगे, विनिमय नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वो मांग और पूर्ति की शक्तियों की सामंजस्य स्थापित होगा। और अगर हमारी मांग और पूर्ति में सामंजस्य सही नहीं है तो हमारी जो करेंसी है उसमें स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी, उसमें एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आएंगी। तो उस पर अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, विनिमय नियंत्रण का सहारा लेना पड़ता है। तो ये थे आपके विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, क्यों किया जाता है विनिमय नियंत्रण। अब हम बात करेंगे इसकी समस्याएं क्या उत्पन्न होती है।
अब एक तरह से जो विनिमय नियंत्रण किया जाता है वो दो तरह से किया जा सकता है, अधिमूल्यन द्वारा या अधोमूल्यन द्वारा, ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन। ये इसके मेथड्स होते हैं जो विनिमय नियंत्रण के लिए काम में लिए जाते हैं, ताकि हमारी जो मनी है उसकी विदेशी मुद्रा के संबंध में स्टेबिलिटी बनी रहे। ओवर वैल्यूएशन से आपका से क्या हुआ, अधिमूल्यन जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाते हैं दूसरे के सामने, और अंडर वैल्यूएशन जब हम अब अपने देश की जो विनिमय दर होती है उसको दूसरे देश की तुलना में हम नीचा रखते हैं, जानबूझ के नीचा करते हैं, तो उसको अंडर वैल्यूएशन बोला जाता है। और जब एक्स्ट्रा वैल्यूएशन करते हैं या अधिक वैल्यूएशन करते हैं तो उसको ओवर वैल्यूएशन कहा जाता है। अब बात करते हैं विनिमय नियंत्रण के दोषों की। यानी जब विनिमय नियंत्रण लगाए जाते हैं तो एक देश लगाता है तो दूसरा देश भी लगाएगा, और एक तरह से आपस में इनमें क्या हो जाती है, होड़ हो जाती है, और ये प्रतिस्पर्धा कोई अच्छी प्रतिस्पर्धा नहीं मानी जाएगी। अब जैसे पीछे की बात करें तो अमेरिका और चीन के अंदर हमें ट्रेड वॉर देखने को मिला था। तो उससे जो एक तो व्यापारिक लोगों के लिए, दूसरा उपभोक्ता के लिए एक समस्या पैदा होती है। तो इसकी कुछ कमियां भी हैं, या इसके दोष हम कह सकते हैं, वो क्या है, एक एक करके हम उनका अध्ययन करते हैं। पहला आपका आता है व्यापार के संकुचन का, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो आपका सीमित हो जाता है, यानी डिक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि आपस में होड़ होती है, एक दूसरे पे कंट्रोल लगाए जाते हैं, कंट्रोल लगाए जाते हैं तो निर्यात और आयात स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकते, और वो क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। दूसरा, कट्टर राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। हम ये लगाते हैं इसलिए कि हमारे उद्योग धंधे संरक्षित हो, हमारा आयात कम हो, निर्यात बढ़े, और ये चीज़ें किसको पैदा करती हैं, राष्ट्रीयता की भावना। हालांकि राष्ट्रीयता की भावना होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पीछे छोड़ता है। तो ठीक है, कंट्रोल होने चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड स्थिति में होने चाहिए, और उसके अंदर एक भावना, मानव हित की भावना भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है विशिष्टीकरण में बाधा, यानी जो स्पेशलाइजेशन है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि एक तरह से जब नियंत्रण लगाए जाते हैं तो जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत की जो क्रियाशीलता है वो समाप्त हो जाती है। तुलनात्मक लागत से क्या से है कि मान लो दो देश के अंदर कोई चीज़ पैदा हो रही है, दोनों में सेम प्रोडक्ट, लेकिन एक देश के अंदर वो दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर पैदा करने में वो सक्षम है अपने विशिष्टीकरण के कारण। तो जब आपने नियंत्रण लगा दिए तो ये जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है ये तो क्रियाशील नहीं हो पाएगा, और जो देश कम रेट पे उस चीज़ को बना रहा है वो उसमें विशिष्टीकरण आश्चर्य नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जब वो दूसरे देश में अपनी वस्तु भेजेगा तो वहाँ उस पर नियंत्रण लगा दिए जाएंगे, टैक्स लगा दिए जाएंगे, ऊंची लागत आ जाएगी, उसकी बन जाएगी, तो उसके विशिष्टीकरण का कोई लाभ उसे मिलेगा ही नहीं। तो एक तरह से विनिमय नियंत्रण जो है वो स्पेशलाइजेशन की जो क्वालिटी है उसको क्या करता है, खत्म करता है या बाधा उत्पन्न करता है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत की अवहेलना करता है। जैसे कि मान लो किसी देश के अंदर श्रम ज़्यादा है, किसी के पास कैपिटल है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो जो टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें होंगी वो जिस देश के पास बाहुल्य है वो ज़्यादा अच्छी तरह से पैदा करेगा। मान लो जापान के अंदर कोई चीज़, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स तैयार हो रहे हैं और हमारे देश के अंदर तैयार होता है, तो तुलनात्मक रूप से जापान उसको कम कॉस्ट में पैदा करने में सक्षम है, उत्पादित करने में सक्षम है। इसी तरीके से अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे देश के अंदर इन्वायरमेंट उनका अनुकूल है तो हम उनको वहाँ से कम लागत में पैदा करने में सक्षम है। हालांकि दोनों चीज़ें दोनों जगह बनाई जा सकती हैं, लेकिन दोनों की लागत में फ़र्क आता है। किस कारण? विशिष्टीकरण के कारण। लेकिन जब आप विनिमय नियंत्रण लगाते हैं तो इस विशिष्टीकरण की चीज़ जो है वे समाप्त हो जाती है। तो ये इसकी सबसे प्रमुख समस्या है विनिमय नियंत्रण की। नेक्स्ट आपका है लाभों की समाप्ति। जब आप विनिमय नियंत्रण लगाते हैं तो दूसरा देश भी विनिमय नियंत्रण लगाएगा, और कहीं ना कहीं व्यापार कम होगा, व्यापार कम होगा तो आपके लाभ भी कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी बहुपक्षीय और व्यापार भुगतान उत्पत्ति के स्थान पर द्विपक्षीय व्यापार भुगतान अंतर्राष्ट्रीय लाभों क्या करते हैं, कम कर देते हैं। उपभोक्ता को हानि, कंज्यूमर्स को इसमें लॉस ही होता है, क्योंकि जो वस्तुएं उससे पहले मिल पा रही थी वो उतनी आसानी से उसे अब नहीं मिलती हैं, और उसे मिलती हैं तो महंगी दर पर मिलती हैं। तो जब वो महंगी होगी तो उनकी उपयोगिता कम होगी, यानी उसे ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा या उसे वंचित रहना पड़ेगा, तो उपभोक्ता को इसके अंदर लॉस होता है। तो ये हैं आपकी विनिमय जो नियंत्रण है उसकी कमियों का हमने अध्ययन किया। अब बात करते हैं भारत में विनिमय नियंत्रण की। तो जब हम भारत के संबंध में विनिमय नियंत्रण की बात करते हैं, एक्सचेंज कंट्रोल की, तो ये अधिकार आरबीआई के पास है, और आरबीआई को ये अधिकार एक्ट 1947 के तहत दिया गया था, विनिमय नियमन अधिनियम 1947 के तहत।
विदेशी विनिमय लेन देन का समस्त कार्य भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा गया था। तो एक तरह से अधिकृत व्यापारी फाइनल करता है कौन? आरबीआई। या तो आरबीआई करेगा या आरबीआई के द्वारा जो ऑथोराइज डीलर हैं उनके माध्यम से ही विदेशी विनिमय का लेन देन और उनका ध्यान रखा जाता है और आरबीआई के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। तो एक तरह से कुछ अधिकृत व्यापारियों के पास ही इसका सीमित लेन देन का अधिकार इसको दिया गया है। दूसरा, विदेशी विनिमय नियंत्रण के संबंध में भारत में जो दरें हैं वो परिवर्तनशील विनिमय दरें हैं, यानी एक तरह से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमारे यहाँ पे रखी गई हैं। एक कुछ देशों की मुद्राओं के साथ हमारे देश की मुद्रा को देखा जाता है। एक सिलेक्टेड करेंसीज हैं, बास्केट है, जिसके आधार पे हमारी जो करेंसी है उसको लिंक किया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो आपका है FIPB, यानी जो विदेशी पूंजी को भारत में लगाने के लिए सरकार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड और सेबी से अनुमति लेके कार्य किया जाता है। यानी कोई विदेश से कोई पूंजी हमारे देश में लगाना चाहता है तो उसको FIPB से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये विदेशी विनिमय नियंत्रण का कार्य करता है। इसके बाद आपका आता है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारत के विदेश विनिमय नियंत्रण को अधिक उदार बनाने का कार्य करता है। जो पहले फेरा था उसकी जगह पर FEMA को लाया गया, जो उसकी तुलना में काफी आसान है। इसी की तरह विदेशी विनिमय नियंत्रण के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 भारत सरकार में अवैधानिक तरीकों से देश में विदेशी मुद्रा के लेन देन और देश में विदेशी मुद्रा को बाहर जाने या बाहर से लाने पर रोक लगाने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया। यानी विदेशी विनिमय नियंत्रण करने के लिए कोई विदेशी मुद्रा देश से बाहर गलत तरीके से ना ले जा सके और ना ही विदेशी मुद्रा को गलत तरीके से भारत के अंदर ला सके, उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन एक्ट 2002 का प्रावधान किया गया है। तो ये एक आउटलाइन थी आपके लिए भारत में विनिमय नियंत्रण की, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया के संबंध में। और ये प्रमुख इंस्टीट्यूट हैं जो इसका कार्य देखते हैं। मेनली ये आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।